की लाइट्स ऑफ होने से प्राची काफी डर जाती है और डर से रोने लगती है। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? प्राची तो पापा की ब्रेव गर्ल है ना? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, बस लाइट ही तो गई है, मम्मी तुम्हारे पास ही है। मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन कर रही हूँ। दिव्या अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर देती है। लाइट ऑन होते ही प्राची रोना बंद कर देती है। देखा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस लाइट गई है। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। चलो हम लोग रूम में चलते हैं। दिव्या प्राची को लेकर रूम में जाने लगती है। भले ही दिव्या प्राची को चुप करा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस नई जगह अकेले वो भी काफी डरी हुई थी। प्राची, अब तुम गुड गर्ल की तरह यहाँ बैठ जाओ। अभी और बिल्कुल बदमाशी नहीं। लाइट आने के बाद हम लोग। दिव्या बोल ही रही थी कि अचानक कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। अचानक किसी के इस तरह दरवाजा खटखटाने से दिव्या थोड़ा घबरा जाती है। दिव्या बेड से उठती है और अपने रूम का दरवाजा खोलती है। प्राची, तुम यहीं रहना, मम्मी अभी आई। नहीं मम्मा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। दिव्या प्राची को लेकर रूम से बाहर निकलती है और मेन डोर की तरफ जाने लगती है। दिव्या रास्ते में रखी हुई एक स्टिक अपने हाथ में पकड़ती है और डोर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मैम, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। अंकुल, क्या तुम मुझे आवाज नहीं दे सकते थे? सॉरी मैम, लगता है मैंने आपको डरा दिया। और ये लाइट को क्या हो गया है? मैम, यहाँ ये नॉर्मल है। यहाँ लाइट जाती रहती है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं चलता हूँ मैम, आप अपना ख्याल रखिएगा। अंकुल। यस मैम। क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो? प्राची को अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। देखिए, आपने कहा और लाइट आ भी गई। अब मैं चलता हूँ। कल 2 इमरजेंसी लाइट्स लाकर यहाँ छोड़ दूंगा। और अगली बार आओ तो आवाज देकर आना। यस मैम। गुड नाइट। पैलेस में सब लोग डिनर करके अपने रूम्स में जा चुके थे। अंजलि अपने रूम में बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। जरूर देव होगा। आज मैं उससे सब कुछ जानकर ही रहूंगी, मंदाकिनी के बारे में भी और दुर्गावती के बारे में भी, जिसकी डायरी उसने अपने ड्रॉअर में रखी थी। आ रही हूँ, 1 मिनट प्लीज। अंजलि उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसके सामने देव नहीं, विक्की खड़ा था। विक्की, तो इतनी रात यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, आओ ना, अंदर आओ। अंजलि विक्की को लेकर अंदर आती है और दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। बता विक्की, क्या बात है? दीदी, मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं अब और इस जगह नहीं रह सकता। मुझे वापस घर जाना है। मैं समझ सकती हूँ विक्की, हम सब यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से चले भी गए फिर भी हमारा पीछा नहीं छूटेगा। अभी यहाँ से जाना सेफ नहीं है। तो यहाँ भी हम कौन सा सेफ हैं? हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। आपने मुझसे वादा किया था कि यज्ञ के बाद हम वापस मुंबई चले जाएंगे, लेकिन अब तो वो साधु भी मर चुके हैं। मैं हमेशा इस जगह ऐसे कैद होकर नहीं रह सकता। देख विक्की, मुझे पता है यहाँ खतरा है, लेकिन अगर तू अभी वापस गया तो हो सकता है वो पापा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। क्या तू हमारे साथ पापा को भी खतरे में डालना चाहता है? विक्की अंजलि की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस अपना सिर नीचे झुका लेता है। देख विक्की, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी हमारा यहाँ रुकना ही ठीक है। तू बस कुछ दिन और पेशेंस रख, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, चल अब ऐसा रोंदू चेहरा मत बना। ठीक है दीदी, मैं समझ गया।
बाय। गुड नाइट। विक्की अंजलि के कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है और अंजलि फिर से डोर लॉक करके अपने बेड पर बैठ जाती है। विक्की फिर से आ गया। लगता है उसे अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई। अंजलि जल्दी से उठती है और फिर से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। विक्की, मैंने अभी तुझे समझाया। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं देव, मुझे लगा विक्की आया है, तुम अंदर आओ। देव रूम के अंदर आता है और अंजलि फिर से डोर लॉक कर देती है। क्या हुआ अंजलि? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुमसे पहले यहाँ विक्की आया था, थोड़ा परेशान है। क्या कहा उसने? तुम वो सब छोड़ो, उसे मैंने समझा दिया है। तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मंदाकिनी की लाश उस कुएं में मिली थी? अंजलि, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। पहले मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद ही कुछ बोलना। ठीक है, आई प्रॉमिस। वो मुझे कुछ दिन पहले स्टोर रूम में एक बक्सा मिला था। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर एक डायरी रखी हुई थी। वही डायरी जिस पर किसी दुर्गावती का नाम लिखा हुआ है। क्या? लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? देव, वो मैं तुम्हारे ड्रॉर में अपनी नॉवल ढूंढ रही थी, तभी मैंने वो डायरी देखी थी। उसकी फर्स्ट पेज पर किसी दुर्गावती का नाम लिखा हुआ था। तो इसीलिए उस दिन मेरे ड्रॉर का सारा सामान बिखरा हुआ था। आई एम सॉरी देव, लेकिन ये दुर्गावती है कौन? और जब मैंने उस दिन तुमसे पूछा तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम अपनी माँ की डायरी पढ़ रहे हो? एक्चुअली ये बात पूरी तरह झूठ नहीं है। पास्ट लाइफ में देवराज की माँ का नाम दुर्गावती है और वो डायरी उन्हीं की थी। उन्होंने अपनी डायरी में कई ऐसी बातें लिखी हुई है जिनके बारे में हमें नहीं पता है। उसी से मुझे मंदाकिनी के बारे में पता चला। देव अंजलि को वो सारी बातें बताने लगता है जो उसने अब तक दुर्गावती की डायरी में पढ़ी थी। लगभग 1 घंटे में वो अंजलि को सारी बात बता देता है। देव, अगर तुम्हें पहले से ये सब पता था तो तुमने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? अंजलि, सब लोग यहाँ से वापस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। मैंने सोचा वैसे भी यज्ञ पूरा होने के बाद इन सब बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो डायरी अभी कहाँ है? क्या तुमने उसे पूरा पढ़ लिया? नहीं अंजलि, अभी तो मैंने उसे थोड़ा ही पढ़ा है। यज्ञ से पहले मैंने उसे वापस रख दिया था। मुझे लगा था यज्ञ पूरा होने के बाद हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था हम फिर से ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जो भी हो देव, तुम्हें हम सबको इस बारे में बता देना चाहिए था। चलो उस डायरी को देखते हैं, हमें उसे आगे पढ़ना चाहिए। हो सकता है उससे हमें साय के बारे में कोई काम की बात पता चले। चलो, मैंने उसे वापस स्टोर रूम की उस संदूक में रख दिया है। देव और अंजलि रूम से बाहर निकलते हैं और नीचे स्टोर रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि शुभम किचन से पानी लेकर वापस निकल रहा था। देव शुभम को देखकर पीछे हट ही रहा था कि तभी शुभम की नजर उन पर पड़ जाती है। देव, अंजलि, तुम लोग अभी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ शुभम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो हम लोग भी बोतल में पानी लेने नीचे जा रहे थे। क्या? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बोतल ही नहीं है। वो मैं अपनी बोतल डिनर के बाद किचन में ही भूल गया था। चलो ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। शुभम अपनी बोतल लेकर वापस अपने रूम में चला जाता है। शुभम के जाने के बाद देव और अंजलि तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। देव उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंजलि भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो संदूक अब भी
अपनी जगह पर रखा हुआ था। देव उसके पास जाता है, उसे खोलता है। संदूक खोलते ही देव का चेहरा हैरानी से भर जाता है, क्योंकि वो डायरी अब वहां नहीं थी जहां देव ने उसे रखा था। जैसे ही देव उस संदूक को खोलकर देखता है, उसकी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो जाती हैं। दुर्गावती की वो डायरी अब उस संदूक में नहीं थी। देव बिना कुछ कहे बस उस संदूक को घूर रहा था। क्या हुआ देव? तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? हमें जल्दी वो डायरी लेकर वापस चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती अब कोई और हमें देखे। पहले ही शुभम हमें नीचे आते देख चुका है। देव अंजलि की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा उस जगह को देखता रहता है जहां उसने दुर्गावती की डायरी को रखा था। देव, अब कुछ बोलो भी। तुम ऐसे खड़े क्यों हो? अंजलि, वो डायरी यहाँ नहीं है। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? तुमने तो कहा था तुमने उसे यहीं रखा है। हाँ अंजलि, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने उसे इसी संदूक के अंदर ही रखा था। फिर वो डायरी कहाँ जा सकती है? इस रूम में तो कोई आता भी नहीं है। देव, कहीं तुम फिर से मुझसे सच छुपाने के लिए कोई बहाना तो नहीं बना रहे? अंजलि प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने वो डायरी इसी संदूक में वापस रख दी थी। पता नहीं वो कैसे गायब हो गई। तुम चिंता मत करो देव, यहाँ हम सब के अलावा और कोई नहीं है। कल सुबह हम अक्षय, शुभम और शिल्पा से पूछ लेंगे। जरूर वो डायरी उनमें से ही किसी के पास होगी। नहीं अंजलि, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। उनसे डायरी के बारे में पूछना ठीक नहीं है। क्यों देव? इसमें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें भी लगेगा कि मैंने उन सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो लोग तुम्हारी तरह मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि डायरी उनके पास हो ही ना। अगर उन्हें वो डायरी मिली होती तो वो जरूर हमें बताते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मैं ही उस डायरी का पता लगाऊंगा और बाकी सबसे भी मैं अपने तरीके से बात करूंगा। अभी हमें वापस चलना चाहिए। देव और अंजलि उस कमरे से बाहर निकलते हैं और देव उसका दरवाजा बंद कर देता है। अंजलि, तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। लेकिन देव। रिलैक्स अंजलि, मैंने कहा ना, मैं उसे किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देव के समझाने पर अंजलि वहां से वापस अपने रूम में चली जाती है। देव अब भी हॉल में खड़ा कुछ सोच रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले उस डायरी को वहां रखा था। अंजलि सही बोल रही थी। उस रूम में तो कोई जाता भी नहीं है। आखिर वो डायरी यहां से कौन ले जा सकता है? देव भी थोड़ी देर वहां पर रुककर अपने कमरे में चला जाता है। शुभम के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। शुभम दरवाजे के पीछे से झांककर ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही देव हॉल से अपने कमरे में जाता है, शुभम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। सुबह के 7 बज रहे थे। दिव्या और प्राची डीएसपी मौर्य की कार में बैठे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कांस्टेबल अंकुल कार ड्राइव कर रहा था और वो दोनों पीछे पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। मैम, आप लोगों को कल रात कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं अंकुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या जय
डीएसपी जेपी मौर्य को होश आ गया? नहीं मैम, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। क्या तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई? नहीं मैम, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई है, लेकिन शर्मा जी कल रात से हॉस्पिटल में ही हैं। उन्होंने ही सुबह कॉल करके बताया। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अंकुल कार को हॉस्पिटल के ठीक सामने लाकर रोकता है। मैम आप दोनों चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ठीक है। दिव्या प्राची को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है और सीधे डीएसपी मौर्य के रूम की तरफ जाने लगती है। डीएसपी मौर्य अभी रूम नंबर 13 में एडमिट थे। वो दोनों बस रूम के अंदर जा ही रहे थे कि कोई उन्हें पीछे से आवाज देता है। मिसेस मौर्य। वो आवाज सुनकर दिव्या पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि एक डॉक्टर व्हाइट कोट पहने हुए उसी की तरफ आ रहा था। आप मिसेस मौर्य है ना, डीएसपी मौर्य की वाइफ? हाँ डॉक्टर, क्या बात है? मैम हमें कुछ पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए, प्लीज मेरे साथ चलिए। दिव्या प्राची का हाथ पकड़े हुए डॉक्टर के साथ रिसेप्शन की तरफ जाने लगती है। डॉक्टर, अब उनकी कंडीशन कैसी है? जय को कब तक होश आ जाएगा? चिंता की कोई बात नहीं है, अब उनकी कंडीशन पूरी तरह स्टेबल हो चुकी है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर दिव्या से बात कर ही रहा था कि कांस्टेबल अंकुल भी कार पार्क करके वहां आ जाता है। डॉक्टर, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय तो बिल्कुल फिट थे, उन्हें ऐसे अचानक अटैक कैसे आ सकता है? देखिए, मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी किसी बड़े सदमे या शॉक के कारण भी ऐसा होता है। हो सकता है मौर्य सर के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उन्हें कोई बड़ा झटका लगा हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? उन्होंने मुझसे तो ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं की थी। वो तो मैं नहीं बता सकता मैम, आप बाद में उन्हीं से पूछ लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अभी कुछ दिन उनसे ऐसी कोई बात मत करना जिससे वो परेशान हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को अटेंड करना है। आप मौर्य सर को देख सकती हैं। अपनी बात पूरी करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद दिव्या भी प्राची के साथ रूम नंबर 13 में चली जाती है। कांस्टेबल अंकुल भी उनके पीछे पीछे रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर डीएसपी मौर्य एक बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बगल में लगे हुए मॉनिटर में उसके हार्ट रेट्स शो हो रहे थे। मम्मा, पापा अभी तक सोए हुए क्यों हैं? और उनके चेहरे पर ये क्या लगा हुआ है? बेटा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पापा बस थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अंकुल, तुम चाहो तो अब जा सकते हो, हम लोग यहीं वेट करेंगे। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहीं आप लोगों के साथ रुकूंगा। आप दोनों इस टेबल पर बैठ जाइए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अगर कोई भी काम हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। दिव्या और प्राची वहीं रूम में रखी एक टेबल पर बैठ जाते हैं और कांस्टेबल अंकुल रूम से निकलकर बाहर चला जाता है। शिल्पा और अंजलि पैलेस के किचन में कुछ बना रहे थे और बाकी लोग हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अंजलि, और कितना वेट करना पड़ेगा? पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं। बस थोड़ी देर और अक्षय, बस 5 मिनट में पोहे रेडी हो जाएंगे। देव, सविता दीदी पिछले 2 दिनों से नहीं आई हैं, वो और कब तक छुट्टी पर रहेंगी? पता नहीं अंजलि, उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उनके घर में बस 1 दिन का काम है, उन्हें तो कल से ही आ जाना चाहिए था। अजीब बात है, उन्होंने अब तक तो कभी ऐसा नहीं किया। हो सकता है उन्हें कुछ और काम आ गया हो, मैं कल उनके घर जाकर देख लूंगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि शिल्पा एक बर्तन में पोहे लेकर किचन से बाहर आती है। ब्रेकफास्ट रेडी है। अंजलि, तुम सबको सर्व कर दो। शिल्पा, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, आज मैंने बहुत दिनों के बाद कुछ बनाया है।
टेस्ट करके बताना कैसा बना है। मुझे तो डर लग रहा है शिल्पा, इसे खाने के बाद हम जिंदा तो रहेंगे ना? तुम टेस्ट तो करो, इतना टेस्टी पोहा तुमने पहले कभी नहीं खाया होगा। चलो अब बहुत मजाक हो गया, सच में बहुत भूख लगी है, जल्दी नाश्ता करते हैं। अंजलि सबको नाश्ता सर्व करती है और सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करके हॉल से जाने लगते हैं। शुभम और अक्षय भी वहां से उठकर अपने रूम में जाने लगते हैं कि तभी देव उसे पीछे से आवाज देता है। अक्षय। हाँ देव। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बताओ ना, क्या बात है? क्या तुम्हें कहीं पर कोई डायरी दिखी है? मैंने कुछ दिन पहले स्टोर रूम में एक डायरी रखी थी। जैसे ही देव उनसे उस डायरी के बारे में पूछता है, शुभम का चेहरा घबराहट से भर जाता है। वो अपना सिर नीचे झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगता है। शुभम का ऐसा रिएक्शन देखकर देव कुछ समझ नहीं पाता। अक्षय भी बिना कुछ कहे बस शुभम को देखने लगता है। क्या हुआ शुभम? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? तू ठीक तो है ना? सॉरी देव, तेरी डायरी मेरे ही पास है। वो मुझे तेरी कार के स्टोरेज स्पेस में मिली थी। मैं तुझे उसके बारे में बताने वाला था, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। क्या? कार में मिली? लेकिन मैंने तो उसे कार में नहीं रखा था। सॉरी यार, मैं खुद को उसे पढ़ने से रोक नहीं पाया। मुझे बिना बताए उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं शुभम, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी वो डायरी कहाँ है? वो अब भी हमारे रूम में ही रखी है। तू यहीं रुक, मैं अभी लेकर आता हूं। शुभम पीछे मुड़ता है और तेजी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। देव और अक्षय वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रहते हैं। भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तू कौन सी डायरी की बात कर रहा है और उसमें ऐसा क्या था जो तू इतना परेशान हो रहा है? शुभम को उसको लाने दे, फिर तू खुद देख लेना। वो डायरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें ऐसी कई बातें लिखी हुई है जिनसे हमें यहां से निकलने में मदद मिल सकती है। देव अक्षय को सब बता ही रहा था कि शुभम डायरी को हाथ में पकड़े हुए अपने कमरे से वापस हॉल में आता है और उसे देव को दे देता है। ये लो देव, तुम्हारी डायरी। जैसे ही देव की नजर उस डायरी पर पड़ती है, उसके चेहरे से सारे एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं और वो फिर से सीरियस हो जाता है। ये डायरी दुर्गावती की नहीं थी, ये देव की डायरी थी जिसे वो रत्नागिरी आते वक्त अपने साथ लाया था। रत्नागिरी आने से पहले डायरी लिखना देव की हॉबी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो इतना उलझ गया कि वो इस डायरी के बारे में ही भूल गया था। शुभम, क्या तू इस डायरी के बारे में बात कर रहा था? हाँ देव, ये तेरी ही डायरी है। माफ करना, मैंने बिना तुझसे पूछे ही इसे पढ़ लिया। मैंने वो सब भी पढ़ लिया जो तूने अंजलि के बारे में लिखा है। आई एम सॉरी देव। ये सब सुनकर देव फिर से टेंस हो जाता है और अपने हाथ माथे पर रखकर कुछ सोचने लगता है। क्या हुआ देव? क्या ये वो डायरी नहीं है जिसके बारे में तू बात कर रहा था? हाँ, ये वो नहीं है। वो डायरी मेरी नहीं, किसी और की थी। वो डायरी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। सॉरी देव, मुझे लगा तू इसी डायरी के बारे में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम में से किसी को कहीं कोई बहुत पुरानी डायरी मिले तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना।
उसके पहले पन्ने पर दुर्गावती लिखा हुआ है। क्या? लेकिन ये दुर्गावती कौन है? इसके बारे में तूने हमें पहले तो कभी नहीं बताया। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। देव अक्षय की बात को टालकर वहां से वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पता नहीं अब इसे क्या हो गया है। और तुझे देव की डायरी पढ़ने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, मैं सच में डायरी को वापस करने वाला था, पता नहीं कैसे भूल गया। इसीलिए हमेशा तुझे समझाता हूँ, थोड़ा मैच्योर हो जा। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है। डीएसपी मौर्य अब भी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। दिव्या पिछले 1 घंटे से हॉस्पिटल के उस रूम में डीएसपी मौर्य के पास बैठी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। अचानक दिव्या की नजर डीएसपी मौर्य के हाथ पर पड़ती है। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी डीएसपी मौर्य ने अपना हाथ हिलाया। दिव्या टेबल से उठकर डीएसपी मौर्य के पास खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। 1 मिनट बाद डीएसपी मौर्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही दिव्या उसे होश में आते हुए देखती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जय तुम ठीक हो ना? डीएसपी मौर्य अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और धीरे से बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं दिव्या, तुम यहाँ कब आई? अचानक डीएसपी मौर्य को कुछ याद आता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। प्राची? दिव्या, प्राची कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ जय, प्राची बिल्कुल ठीक है। वो काफी टाइम से यहाँ बैठी थी, उसे नींद आ रही थी तो मैंने उसे कार में ही सुला दिया। लेकिन तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? कुछ नहीं, शायद मैंने एक बुरा सपना देखा। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। अंकुल बाहर ही खड़ा है। अंकुल! दिव्या की आवाज देते ही अंकुल फौरन रूम के अंदर आता है। बताइए मैम, कोई काम है? अंकुल बोल ही रहा था कि उसकी नजर डीएसपी मौर्य पर पड़ती है। उसे होश में देखकर अंकुल के चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है। जय हिंद सर। जय हिंद अंकुल, तुम ठीक तो हो? जब से हम यहाँ आए हैं अंकुल हमारे साथ ही है। इसने हमें कोई भी तकलीफ होने नहीं दी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अंकुल, प्राची कार में सो रही है, क्या तुम प्लीज उसे यहाँ ले आओगे? अंकुल उस रूम से निकलकर प्राची को लेने बाहर चला जाता है। जय, कल मैं तुम्हारे स्टोर रूम में गई थी। उस रूम का सीलिंग फैन जमीन पर क्यों गिरा हुआ था? वो फैन खराब हो गया था दिव्या, मैंने उसे रिपेयर करने के लिए नीचे उतारा था। डीएसपी मौर्य दिव्या को बता ही रहा था कि अंकुल प्राची को लेकर वहां आ जाता है। प्राची भागती हुई उस रूम के अंदर आती है और डीएसपी मौर्य के गले लग जाती है। बेटा ध्यान से, पापा को चोट लग जाएगी। पापा, आपको क्या हुआ है? आप कब से यहाँ सोए हुए हो? कुछ नहीं बेटा, अब मैंने आपको देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बात करते हुए डीएसपी मौर्य की नजर प्राची के हाथ पर जाती है और जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। प्राची ने अपने हाथ में वही खिलौना पकड़ा हुआ था जो डीएसपी मौर्य ने बेहोश होने से पहले देखा था। बेटा, ये खिलौना, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये टॉय मुझे आपके रूम से मिला। मुझे पता है आप इसे मेरे लिए लाए थे। बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अंकुल, प्राची से ये खिलौना ले लो। नहीं पापा, मुझे ये टॉय बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं दूंगी। प्राची, पापा तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा टॉय लेकर आएंगे, अभी इसे अंकुल भैया को दे दो। अंकुल, ये खिलौना संभाल कर कहीं रख दो। अंकुल और दिव्या को डीएसपी मौर्य का ऐसा बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। अंकुल प्राची से वो खिलौना लेकर उस रूम से बाहर चला जाता है। दोपहर हो रही थी। अंजलि और शिल्पा किचन में खड़े बात कर रहे थे। यार पता नहीं ये सविता दीदी कहाँ चली गई हैं। मैं अब और काम नहीं कर सकती। देव ने कहा है कल उनके घर जाकर उनके बारे में पता करेगा। अगर देव नहीं गया
तो मैं खुद जाकर कल उन्हें ले आऊंगी। देव, देखो कौन आया है। देव हॉल में ही बैठा था। वो आवाज सुनकर देव उठता है और दरवाजा खोलता है। देव के सामने एक 18-19 साल की लड़की खड़ी थी। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और माथे पर काले रंग की बिंदी लगाई हुई थी। भैया, मैं काव्या हूँ, मुझे सविता दीदी ने भेजा है। क्यों? सविता दीदी को क्या हुआ? उनके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई हैं। जब तक वो वापस नहीं आती, उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। तो इसीलिए 3 दिनों से सविता दीदी नहीं आई है। मैं कल उनके घर ही जाने वाला था। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। देव काव्या को अंदर लाता है और बाकी सबको उसके बारे में बताता है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो काव्या। अगर तुम एक और दिन नहीं आती तो इतना सारा काम करके मेरी भी तबीयत खराब हो जाती। आप चिंता मत करो दीदी, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सारा काम कर दूंगी। काव्या, आज तो हम लोग सारा काम खत्म कर चुके हैं। तुम अभी घर जाओ, तुम कल सुबह से आना। ठीक है दीदी, मैं कल सुबह आती हूँ। अंजलि की बात मानकर काव्या पैलेस से निकलकर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या एक मिट्टी के घर के अंदर घुसती है। यह घर और किसी का नहीं बल्कि सविता का था। काव्या अंदर जाती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है। कुर्सी पर बैठकर वो सामने देखती है और हंसने लगती है। कुर्सी के ठीक सामने सविता की लाश पड़ी हुई थी। शाम के 7 बज रहे थे। हॉस्पिटल के रूम नंबर 13 में डीएसपी मौर्य अकेला अपने बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। दिव्या और प्राची को यहां नहीं होना चाहिए था। मुझे किसी भी तरह उन्हें वापस भेजना होगा। मैं दिव्या को सच भी नहीं बता सकता। मुझे उन्हें वापस भेजने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। डीएसपी मौर्य ये सब सोच ही रहा था कि कांस्टेबल अंकुल रूम के अंदर आता है। अंकुल, तुम दिव्या और प्राची को घर छोड़कर आ गए? हाँ सर, मैं अभी उन्हें छोड़कर ही आ रहा हूँ और मैंने होटल में उनके लिए खाना पहुँचाने को भी बोल दिया है। थैंक यू सो मच अंकुल। सर, मैं काफी टाइम से आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ बताओ, क्या बात है? सर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज सुबह वो डॉक्टर बता रहा था कि आपको किसी शॉक या डर के कारण अटैक आया था और मैडम ने बताया कि आपके घर का फैन भी जमीन पर गिरा हुआ था। आखिर ये सब हो क्या रहा है सर? और आप प्राची के हाथ में वो खिलौना देखकर इतना क्यों डर गए थे? तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो अंकुल। ये सब जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। परसों रात को जो मैंने देखा, मैं अब भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो प्राची का वो चेहरा मेरे सामने आ जाता है। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज शुरू से बताइए, आखिर उस रात हुआ क्या था? डीएसपी मौर्य अंकुल को उस रात की सारी बात बताता है। डीएसपी मौर्य की बात सुनकर अंकुल के होश उड़ जाते हैं। सर, तो क्या आज प्राची के हाथ में वही खिलौना था जो? हाँ अंकुल, वो वही खिलौना था जो मैंने बेहोश होने से पहले उसके हाथ में देखा था। इसीलिए मैंने उससे वो खिलौना लेने को कहा। सर, अगर ऐसा है तो उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब तो वो आत्मा घर तक पहुंच चुकी है। हमें मैडम और प्राची को यहाँ से वापस भेजना होगा। हाँ, एक बार मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए, फिर मैं किसी भी तरह उन्हें वापस मुंबई भेज दूंगा। तब तक हमें उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा अंकुल। मैं और किसी को भी इन सब के बारे में नहीं बता सकता। वैसे तुमने उस टॉय को कहाँ रखा है?
सर मैंने उसे स्टेशन के एविडेंस रूम में रख दिया है, वहां कोई उसे नहीं छेड़ेगा। थैंक यू अंकुल। डीएसपी मौर्य बेड पर बैठे हुए अपना हाथ टेबल पर रखी बोतल की तरफ बढ़ाता है। सर इसमें पानी नहीं है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। कांस्टेबल अंकुल पानी लेने के लिए जा ही रहा था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। ये क्या? ये तो देव का नंबर है, लेकिन ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो? हेलो, क्या मेरी बात कांस्टेबल अंकुल से हो रही है? मैं देव बोल रहा हूँ। मुझे पता है देव, बताओ अभी कैसे कॉल किया? मैं पिछले 2 दिन से मौर्य सर को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हाँ, मौर्य सर का नंबर अभी बंद है। उनके एडमिट होने के बाद हमें उनका फोन चार्ज करना याद ही नहीं रहा। एडमिट होने के बाद? ये आप क्या बोल रहे हो? मौर्य सर पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। परसों रात को उन्हें माइनर अटैक आया था और उसी रात सर ने तंत्रा को देखा था। ये आप क्या बोल रहे हो? क्या मौर्य सर फिर से रात में जंगल गए थे? नहीं, वो अपने घर में ही थे। उसने दूसरी बार सर को मारने की कोशिश की। आप बोलना क्या चाहते हो? क्या तंत्रा इससे पहले भी मौर्य सर को मारने की कोशिश कर चुकी है? मौर्य सर ने तो मुझे ऐसे ही बताया था। लेकिन मौर्य सर खुद को उससे कैसे बचा पाए? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम और कुछ जानना चाहते हो तो कल हॉस्पिटल आकर खुद उनसे पूछ लेना। सर अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस अपने रूम में बैठे हुए हैं। मैं फौरन हॉस्पिटल आ रहा हूँ। मुझे यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। देव फौरन अपनी कार की चाबी उठाता है और अपने रूम से निकलकर पैलेस के बाहर जाने लगता है। जैसे ही देव पैलेस से बाहर निकलता है, वो देखता है कि अंजलि अकेली बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। अंजलि भी देव को कार की तरफ जाते हुए देखती है और गार्डन से उठकर उसके पास आ जाती है। देव, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? अंजलि, मैं डीएसपी मौर्य से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इतनी रात उनके पास जाने की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक तो है ना देव? डीएसपी मौर्य अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे जाना होगा। क्या? लेकिन उन्हें हुआ क्या है? अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है अंजलि। मैं वापस आकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। देव कार अनलॉक करता है और अंदर बैठ जाता है। अंजलि भी बिना कुछ कहे देव के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। अंजलि, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अकेले हॉस्पिटल जाने दो। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं भी डीएसपी मौर्य से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने हर बार हमारी हेल्प की है। तुम कार स्टार्ट करो। देव, अब तो बताओ उन्हें क्या हुआ है? अभी कुछ दिनों पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे। मुझे भी पूरी बात नहीं पता। कांस्टेबल अंकुल कह रहा था कि शायद इन सब के पीछे भी तंत्रा का हाथ है। थोड़ी देर में देव और अंजलि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो लोग कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। डीएसपी मौर्य कौन से रूम में एडमिट है देव? रूम नंबर 13। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर रूम नंबर 13 की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, अपने सामने एक औरत को रूम नंबर 4 में जाते हुए देखते हैं। उसने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा था और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। देव, ये तो रूम नंबर 4 में जा रही है। यहाँ तो संस्कार एडमिट है ना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अंजलि की आवाज सुनकर वो डॉक्टर रूम से बाहर आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। बताइए क्या बात है? मैम, अंदर जो एडमिट है वो हमारा दोस्त है। हम उसी से मिलने आए हैं। क्या आप बता सकती हैं अब उसकी कंडीशन कैसी है? इनकी कंडीशन अब भी वैसी है जैसे पहले थी। अब तक हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है। मैं अभी कुछ टेस्ट करने ही जा रही हूँ। डॉक्टर, क्या हम अभी संस्कार को देख सकते हैं? आपको थोड़ी देर रुकना होगा। पहले मैं कुछ टेस्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोग इन्हें देख सकते हैं। चलो अंजलि, तब तक हम मौर्य सर से मिलकर आते हैं। उसके बाद संस्कार को भी देख लेंगे। ठीक है डॉक्टर, हम थोड़ी देर में आते हैं।
देव और अंजलि वहां से आगे बढ़कर रूम नंबर 13 की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही वो डॉक्टर एक गहरी सांस लेती है और रूम नंबर 4 के अंदर चली जाती है। रूम नंबर 13 में डीएसपी मौर्य अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसके सामने कांस्टेबल अंकुल और एक डॉक्टर खड़े हुए थे। देव और अंजलि बिना आवाज किए रूम के अंदर जाते हैं। सर आप बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह हेल्दी है। पता नहीं आपके साथ ये कैसे हुआ। डॉक्टर, मैं वापस घर कब तक जा सकता हूँ? मैं कल आपको सुबह डिस्चार्ज कर दूंगा, बस आप थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए और हो सके तो सुबह योगा करने की हैबिट बनाइए। डीएसपी मौर्य से बात करते हुए डॉक्टर की नजर अचानक देव पर पड़ती है। तुम देव हो ना, जो कुछ दिन पहले रूम नंबर 4 के पेशेंट से मिलने आए थे? हाँ डॉक्टर। एक नर्स बता रही थी कि आज उसने तुम्हारे फ्रेंड का हाथ हिलते हुए देखा। पता नहीं कैसे, लेकिन वो काफी जल्दी रिकवर हो रहा है। अगर सब ठीक रहा तो उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर, अभी तो एक मैम ने बताया कि संस्कार की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है। क्या? कौन सी मैम ने? अभी थोड़ी देर पहले ही एक डॉक्टर उसके रूम में कुछ टेस्ट करने गई है, उन्होंने ही हमें बताया। ये तुम क्या कह रही हो? आज तो यहाँ किसी भी लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। देव बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और भागते हुए रूम नंबर 4 की तरफ जाता है। देव डीएसपी मौर्य के रूम से निकलकर भागते हुए रूम नंबर 4 की तरफ जाता है। अंजलि भी उसके पीछे पीछे रूम नंबर 4 की तरफ जाती है। वहां खड़े बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस हैरानी से देव और अंजलि को जाते हुए देख रहे थे। अब इन लोगों को क्या हुआ? ये लोग ऐसे भागकर क्यों गए? अंकुल, जाकर देखो क्या बात है, लगता है कोई प्रॉब्लम है। यस सर। डीएसपी मौर्य के कहने पर अंकुल भी वहां से निकलकर बाहर जाता है। रूम नंबर 4 में जाकर वो देखता है कि देव और अंजलि रूम के अंदर खड़े हैरानी से संस्कार को देख रहे थे। जैसे ही अंकुल की नजर संस्कार पर पड़ती है, वो फौरन उस रूम से बाहर निकलता है और भागते हुए वापस डीएसपी मौर्य के रूम में जाता है। क्या हुआ अंकुल, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर, आप जल्दी मेरे साथ चलिए। पहले बताओ तो आखिर बात क्या है? तुम सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? डॉक्टर, मैंने कहा ना, जल्दी मेरे साथ चलिए, संस्कार की हालत ठीक नहीं है। अंकुल और डॉक्टर संस्कार के रूम में जाते हैं। उनके जाने के बाद डीएसपी मौर्य भी अपने बेड से उठकर धीरे धीरे रूम नंबर 4 की ओर बढ़ता है। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि संस्कार अपने बेड पर ही लेटा हुआ था, लेकिन उस बेड की सफेद चादर अब संस्कार के खून के छींटों से लाल हो चुकी थी। ये खून संस्कार के सीने से निकल रहा था। उसके सीने पर एक गहरा घाव था, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने पैलेस में गुरुजी की लाश पर देखा था। डॉक्टर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, देखिए ना कितना खून निकल रहा है। डॉक्टर आगे बढ़ता है और संस्कार की पल्स चेक करने लगता है। आप सब फौरन बाहर जाइए और अंजलि, तुम जल्दी नीचे जाओ। नीचे डॉक्टर श्रीवास्तव होंगे, उनसे कहना इमीडिएटली एक नर्स के साथ रूम नंबर 4 में आए। डॉक्टर के कहने पर सब लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और अंजलि भागती हुई सीढ़ियों से नीचे जाती है। देव, तुमने जिस डॉक्टर को यहाँ जाते हुए देखा था, वो दिखने में कैसी थी?
सर मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो काफी यंग लग रही थी और उसके लंबे काले बाल थे। देव तुम फौरन बाहर जाओ और सब तरफ ध्यान से देखो। अगर वैसी कोई भी औरत दिखे तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। मैं और अंकुल हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इतने में अंजलि भी डॉक्टर श्रीवास्तव और एक नर्स को अपने साथ लेकर आ जाती है। वो दोनों रूम नंबर 4 के अंदर चले जाते हैं और अंजलि वापस देव के पास आ जाती है। देव, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अंजलि, तुम यहीं पर रुको। किसी एक का यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर कुछ भी बताए तो तुम हमें इन्फॉर्म करना। डीएसपी मौर्य और अंकुल सीढ़ियों से उतरकर नीचे गेट के पास जाते हैं। एंट्रेंस गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा अपने फोन पर क्रिकेट मैच देख रहा था। एक्सक्यूज मी। 1 मिनट रुको, बस लास्ट ओवर चल रहा है। तुम्हें यहाँ बैठकर क्रिकेट मैच देखने के लिए नौकरी पर नहीं रखा गया है। हमें हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। वो कहाँ मिलेगी? क्यों, आपका भी कोई सामान चोरी हो गया क्या? पता नहीं लोग अपने सामान को संभाल कर क्यों नहीं रखते। हॉस्पिटल में कितने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, फिर भी रोज रोज चोरी हो जाती है। पहले तो खुद लापरवाही करेंगे, फिर सिक्योरिटी गार्ड को परेशान करेंगे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? सर रत्नागिरी के डीएसपी हैं, जेपी मौर्य। तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी सस्पेंड कर सकते हैं। जनाब, माफ करना जनाब, मुझे पता नहीं था आप हैं। वो यहाँ के पेशेंट दिन भर अपने सामान के लिए मुझे परेशान करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक औरत अपना तौलिया ढूंढने के लिए मुझसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कह रही थी, इसीलिए मुझे लगा। ठीक है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें 1 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यहाँ हॉस्पिटल में कितने कैमरा लगे हुए हैं? जनाब 5 कैमरे लगे हुए हैं। एक एंट्रेंस में, एक ग्राउंड फ्लोर के हॉल में, एक फर्स्ट फ्लोर के हॉल में, कैंटीन में और वेटिंग हॉल में। लेकिन नीचे के हॉल का कैमरा 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है। आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं अभी आपको फुटेज दिखाता हूँ। गार्ड डीएसपी मौर्य और अंकुल को लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। वो दोनों बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे जाते हैं। डीएसपी मौर्य वहां रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और गार्ड उसे दिन भर की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। देखिए जनाब, हॉस्पिटल में जितने भी कैमरा लगे हुए हैं ये उनकी लाइव फुटेज है। ऊपर हॉल की फुटेज में तो वो लड़की दिख रही थी, लेकिन हॉस्पिटल के एंट्रेंस की फुटेज में वो नहीं थी। डीएसपी मौर्य कई बार चेक करता है, लेकिन किसी भी वीडियो में वो हॉस्पिटल के अंदर आते हुए नहीं दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? अगर वो एंट्रेंस गेट से अंदर नहीं आई तो फिर वो कहां से आई? क्या हॉस्पिटल के अंदर आने का और कोई रास्ता भी है? हाँ जनाब, अभी हॉस्पिटल के पीछे कुछ काम चल रहा है, इसीलिए पीछे की दीवार टूटी हुई है। हो सकता है ये लड़की वहीं से आई हो। क्या वहां पे कोई कैमरा लगा हुआ है? नहीं जनाब, वहां पे तो कोई कैमरा नहीं लगा है। इसका मतलब ये फुटेज हमारे किसी काम की नहीं। अंकुल, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम ऊपर हॉल के फुटेज की एक कॉपी ले लो। इतना कहकर डीएसपी मौर्य उस सिक्योरिटी रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर डीएसपी मौर्य देव को हॉल में खड़ा देखता है और उसके पास जाता है। क्या हुआ देव? क्या तुम्हें वो औरत दिखी? नहीं सर, मैंने सब तरफ अच्छे से देख लिया। वो लड़की यहाँ से जा चुकी थी। क्या आपको सीसीटीवी फुटेज में वो दिखी? हाँ, लेकिन वैसे ही जैसे तुम्हें दिखी थी। मास्क के साथ उसे पहचानना काफी मुश्किल है। चलो ऊपर चलते हैं, अंजलि ऊपर अकेली है। इतनी देर में अंकुल भी सिक्योरिटी रूम से बाहर आ जाता है और तीनों वापस ऊपर रूम नंबर 4 की तरफ चले जाते हैं। रूम का दरवाजा बंद था और अंजलि बाहर एक बेंच पर बैठी हुई थी। सबको आता देख
वो उठकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ अंजलि? क्या डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं, जब से वो लोग आए हैं अंदर ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है देव, कहीं संस्कार को। तुम चिंता मत करो अंजलि, संस्कार को कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम लोग सही समय पर आ गए, नहीं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वो औरत थी कौन जिसने संस्कार के साथ ऐसा किया? और वो संस्कार को क्यों मारना चाहती थी? देव, अंजलि, क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो औरत कौन हो सकती है? सर, उसके लंबे काले बाल थे, उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। अगर मैंने पहले कभी ऐसी औरत देखी होती तो मुझे जरूर याद होता। हाँ सर, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है वो कौन हो सकती है। ठीक है, अब तुम दोनों को वापस घर जाना चाहिए। वैसे ही काफी रात हो चुकी है। मुझे तो वैसे भी आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना है। जैसे ही डॉक्टर कुछ बताते हैं मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। देव और अंजलि हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से वापस पैलेस के लिए निकल जाते हैं। जंगल के बीच उस तहखाने में पूरी तरह अंधेरा था। तहखाने के एक कोने से साये की आवाज आ रही थी। तूने तो कहा था उस मौर्य और उस साधु के शिष्य की मौत आज ही हो जाएगी, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने खंजर को उसके पास भेज दिया है। अब तक तो वो उन दोनों का काम खत्म भी कर चुकी होगी। तूने उन्हें मारने के लिए किसे भेजा है? कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस साधु की जान ली थी? तुमने सही समझा, ये मेरा नया हथियार है। ये वो सब करेगी जो मैं उससे करवाऊंगी। लेकिन ये है कौन? तूने अब तक मुझे उसके बारे में नहीं बताया। देव और अंजलि कार में बैठे हुए थे। देव बिना कुछ कहे सामने देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अंजलि काफी समय से बस देव को ही देख रही थी, जैसे वो देव से कुछ कहना चाहती हो। क्या हुआ अंजलि? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें ये कैसे पता देव? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी परेशान हो। देव की बात सुनकर अंजलि सामने मिरर में देखती है। मिरर में देखते ही अंजलि को समझ आ जाता है कि देव काफी समय से मिरर में अंजलि को ही देख रहा था। बताओ अंजलि, क्या बात है? जैसे ही देव अंजलि से ये सवाल पूछता है, अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने हाथ से अपनी आंखें पोंछने लगती है। अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो क्या प्रॉब्लम है? देव, हम जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। पहले निखिल, फिर गुरुजी और अब संस्कार। कभी कभी लगता है कि मैं ही इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है अंजलि, तुम देखना, संस्कार को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है देव, आज संस्कार के साथ हॉस्पिटल में जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता अंजलि, लेकिन आज संस्कार के सीने पर जो घाव था वो बिल्कुल वैसा ही था जो घाव हमने गुरुजी के सीने पर देखा था। हो सकता है गुरुजी को भी उसने ही मारा हो। लेकिन देव, उस सीसीटीवी फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा था कि गुरुजी को तंत्रा ने ही मारा था। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अंजलि। गुरुजी ने खुद मुझसे कहा था कि उनका व्रत पूरा होने के बाद तंत्रा और वो साया उन्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर उनके पास भी नहीं आ सकते। जरूर कोई तो बात है
जो हमसे छूट रही है। तब तो हमें किसी भी तरह उस औरत का पता लगाना होगा देव। शायद वो हमें उस साया के बारे में कुछ बता सकती है। आखिर वो साया है कौन और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ अंजलि, उसके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैंने दुर्गावती की वो डायरी संभाल कर रखी होती तो उसमें हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चलता। मुझे पूरा विश्वास है उस साये का पास्ट जरूर देवराज की बड़ी बहन संध्या से जुड़ा हुआ है। उस डायरी में लिखा था कि संध्या की मौत के बाद ही रत्नागिरी में ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो देव? और ये संध्या कौन है? तुमने इसके बारे में पहले तो नहीं बताया। सॉरी अंजलि, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दुर्गावती ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी और राजा रुद्र प्रताप की एक बड़ी बेटी थी, देवराज की बड़ी बहन संध्या। संध्या की जान कैसे गई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मरने के बाद ही रत्नागिरी में हर अमावस्या की रात को एक लड़की की मौत होने लगी थी। एक बार वो डायरी मिल जाए उसके बाद हमें संध्या और उस साये के बारे में और बहुत कुछ पता चल सकता है। क्या तुमने शुभम और अक्षय से पूछा? हाँ अंजलि, मैंने उनसे पूछा। उन्हें डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। और शिल्पा? नहीं, वैसे ही शुभम और अक्षय उस डायरी के बारे में जानने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैंने शिल्पा से पूछा तो मुझे उसे भी सारी बात बतानी पड़ेगी। शुभम, अक्षय और शिल्पा पैलेस के हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। ये देव और अंजलि आज फिर हमें बिना बताए कहीं चले गए। मैंने कितनी बार उनसे कहा है रात होने के बाद पैलेस से बाहर नहीं जाया करे। लेकिन वो लोग रात को जाते कहाँ हैं? पता नहीं। पिछली बार मैंने देव से पूछा था, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देता अक्षय ने बात बदल दी। यार तुम लोग समझते क्यों नहीं? कितने टाइम के बाद उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है और वो लोग फिर से एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो कहीं घूमने जा भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके बीच में पड़ना चाहिए। वैसे भी मुझे देव पर पूरा भरोसा है। जब तक वो अंजलि के साथ है अंजलि को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अक्षय, ऐसा भी तो हो सकता है कि देव और अंजलि हमसे कुछ छुपा रहे हों। मुझे तो आजकल उन दोनों का बिहेवियर काफी बदला बदला सा लगता है। देव का घंटों तक अकेले अपने रूम में रहना, कुछ भी पूछने पर बात टाल देना, और अब अंजलि और देव का ऐसे बिना बताए बार बार गायब हो जाना। मुझे तो ये सब काफी अजीब लगता है। हाँ शिल्पा, शायद तुम सही कह रही हो। कल भी देव हमसे किसी डायरी के बारे में पूछ रहा था। कह रहा था कि वो हमारे बहुत काम आ सकती है, और फिर जब हमने उसके बारे में पूछा तो वो हमारी बात टाल कर चला गया। मुझे भी लगता है देव और अंजलि जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। आखिर देव और अंजलि हमसे क्यों कुछ छुपाएंगे? हमें उन पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि देव कभी हमें धोखा देगा। अक्षय, मैं ये नहीं कह रही कि देव हम लोगों को धोखा दे रहा है। धोखा तो हमें शुभम भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो सबसे छुपकर अकेले जंगल गया था और तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ था। मुझे डर है कि कहीं देव और अंजलि भी किसी तरह की मुसीबत में न फंस जाएं। ठीक है, अगर तुम दोनों को ऐसा ही लगता है तो मैं सही टाइम देखकर देव से इस बारे में पूछ लूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन अभी उससे ये तो पूछो कि वो कब तक वापस आएगा। ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। ओके, मैं अभी देव को कॉल करता हूँ। अक्षय अपना फोन निकालता है और देव का नंबर डायल करता है। जैसे ही देव के फोन की पहली रिंग जाती है, कोई बाहर से पैलेस का दरवाजा नॉक करता है। ये देखो, लगता है वो दोनों आ गए। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। अक्षय उठता है और जाकर पैलेस का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही देव और अंजलि चलकर अंदर आते हैं। क्या हुआ देव, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ शुभम, हम दोनों ठीक हैं। हम बस बुरी तरह थक गए हैं। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। कल मैं तुम सबको सारी बात बताता हूँ। नहीं देव, तुम्हें अभी बताना होगा।
आजकल तुम हर बात को ऐसे ही टाल देते हो। कल जब हमने तुम्हें उस डायरी के बारे में पूछा तब भी तूने ऐसा ही कहा था। शुभम, ये तू क्या बोल रहा है? देव, शुभम और शिल्पा को लगता है कि तुम दोनों हम सबसे कुछ छुपा रहे हो। इन्हें डर है कि तुम फिर से हम सबको बचाने के लिए खुद किसी खतरे में ना पड़ जाओ। ऐसी कोई भी बात नहीं है अक्षय, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। शाम को कांस्टेबल अंकुल ने मुझे बताया कि परसों डीएसपी मौर्या को हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसीलिए मैं बस उनसे मिलने जा रहा था, तभी अंजलि ने मुझे देख लिया और वो भी साथ चलने की जिद करने लगी। क्या मौर्या सर को हार्ट अटैक आया है? अब वो कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात इतनी नहीं है। हॉस्पिटल में किसी ने संस्कार को मारने की कोशिश की। संस्कार के सीने पर भी ठीक वैसा ही घाव है जैसा गुरुजी की लाश पर था। क्या संस्कार ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? पता नहीं शिल्पा, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। मौर्या सर ने कहा है जैसे ही कुछ पता चलेगा फौरन हमें बताएंगे। वो तो अंजलि की वजह से हम सही टाइम पे वहां पहुंच गए, वरना संस्कार का बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये किया किसने देव? एक औरत थी। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग चुकी थी। एक औरत? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं शिल्पा, उसने मास्क पहना हुआ था। क्या अब मैं जा सकता हूँ? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। सॉरी देव, मैंने तुझ पे शक किया। मुझे बस तेरी फिक्र हो रही थी। कोई बात नहीं शुभम, मुझे पता है तुम लोग कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते। सारी बात बताकर देव वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। अंजलि भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में चली जाती है। देखा, तुम लोग बेवजह ही इन पर शक कर रहे थे। चलो ठीक है, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। शिल्पा, तुम तो कभी इतनी जल्दी नहीं सोती। थोड़ी देर हमारे साथ बैठो फिर चले जाना। नहीं, मैं एक क्राइम नॉवल पढ़ रही हूँ, मुझे आज उसे खत्म करना है। मैं जा रही हूँ। शिल्पा वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा लॉक करके अपने बैग से एक किताब निकालती है। लेकिन ये कोई क्राइम नॉवेल नहीं, रानी दुर्गावती की वही डायरी थी जो देव ने उस संदूक में रखी थी। शिल्पा अपने कमरे का दरवाजा लॉक करती है और अपने बैग से रानी दुर्गावती की वो डायरी बाहर निकालकर उसे देखने लगती है। तो इसीलिए देव दिन भर अकेले अपने रूम में बैठा रहता था। अगर उस दिन मैंने देव को छुपकर स्टोर रूम में जाते हुए नहीं देखा होता तो मुझे कभी इस डायरी के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन पता नहीं देव इसके बारे में सबसे छुपा क्यों रहा है। अच्छा हुआ उसने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा। शिल्पा वो डायरी लेकर अपने बेड पर बैठ जाती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। आज रत्नागिरी में छोटी मासूम बच्चियों की मौत की गिनती 80 तक पहुंच गई। ये रत्नागिरी अब वो पुरानी रत्नागिरी नहीं रही जहां सब लोग खुशी से बेखौफ होकर जिया करते थे। तीज त्योहार में ऐसी चहल पहल होती थी कि आस पड़ोस के राज्य से भी लोग यहाँ घूमने आते थे। अब सब लोग खौफ में जिंदगी जी रहे हैं। शाम के 6 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। अपनी बेटियों को घरों के अंदर किसी खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बचा पाते। हर महीने की अमावस्या को जंगल में एक नई बच्ची की लाश मिलती है और एक नया परिवार अपनी बेटी खो देता है। शाम का वक्त हो रहा था। रानी दुर्गावती महल के अंदर अपने कमरे में राजा रुद्र प्रताप सिंह के साथ बैठी हुई थी। क्या हुआ महाराज, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? रानी, आप सच में मुझसे यह सवाल पूछ रही हो? क्या आप नहीं जानती
आज फिर जंगल में एक बच्ची की लाश मिली है। पता नहीं इन सब के पीछे कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जो भी कर सकता था सब कुछ करके देख लिया। पता नहीं मौत का ये सिलसिला कब खत्म होगा। महाराज, ये समय हार मानने का नहीं है। हमें ये सब खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। समझ नहीं आता अब क्या करूं। मैं कई बार जंगल में तलाशी करवा चुका हूं। हर बार हम खाली हाथ ही लौटे हैं। मुझे तो अब वृंदा की चिंता लगी रहती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मरने के बाद मंदाकिनी को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ, ये बात तो सच है। मुझे भी वृंदा की फिक्र होती रहती है। मंदाकिनी जाते जाते हमें वृंदा की जिम्मेदारी दे गई है। अभी वृंदा कहाँ है? अपने कमरे में बैठी पढ़ रही है। मैं अभी उसी को देख कर आ रही हूँ। मंदाकिनी के जाने के बाद वो काफी समझदार हो गई है। हाँ, मैं भी सुबह जाते समय रोज उसे देखता हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। मुझे तो लगता है वृंदा देव के लिए बिल्कुल सही है। सही समय आने पर हम दोनों की शादी करा देंगे। मन तो मेरा भी चाहता है, लेकिन पता नहीं आगे चल के इन बच्चों की क्या मर्जी हो। इसमें मर्जी की क्या बात है? क्या आपने नहीं देखा, दिन भर दोनों एक साथ ही खेलते रहते हैं। वैसे ही दोनों 15 साल के हो चुके हैं। 2 साल में उनकी शादी की उम्र हो जाएगी। मुझे नहीं लगता हमें देवराज के लिए वृंदा जैसी प्यारी और समझदार लड़की मिल सकती है। पहले हमें इस परेशानी पर ध्यान देना होगा महाराज। देव की शादी में तो अभी 2 साल हैं, लेकिन अगली अमावस्या में बस 30 दिन ही बचे हैं। तब तक हमें ये सब रोकने का कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। वृंदा और उसके जैसे हजारों बच्चियों की जिंदगी आप पर निर्भर है। उधर वृंदा अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। अचानक वृंदा को कुछ याद आता है और वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। समय हो चुका है। माँ ने कहा था वो आज सूरज डूबने के बाद मुझसे मिलने आएगी। वृंदा उस कमरे के दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। कमरे के अंदर कोने में एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। वृंदा उसके पास आती है और उसके सामने बैठकर इंतजार करने लगती है। पता नहीं माँ अब तक क्यों नहीं आई। उन्होंने तो कहा था वो सूरज डूबने के बाद आ जाएगी। वृंदा कुछ सोच ही रही थी कि अचानक आईने के अंदर एक अजीब सा धुआं उठता है और मंदाकिनी उसके सामने आ जाती है। मंदाकिनी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो वृंदा को अपने सामने देखती है, खुशी से हंसने लगती है। वृंदा, तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ मेरी बच्ची। मेरी नजर हर पल तुझ पर और इस महल के बाकी सब लोगों पर रहती है। दुर्गा तेरा ख्याल तो रखती है ना? हाँ माँ, वो मेरी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती है। तो उसकी बेटी का नाम मत ले। उसी की वजह से आज रत्नागिरी में ये सब हो रहा है। तो उसके जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? क्या देवराज की कोई बड़ी बहन भी है? है नहीं, थी। उसका नाम संध्या था। उसने तो तभी खुदकुशी कर ली थी जब देवराज बहुत छोटा था। तू उसके बारे में ना ही जाने तो तेरे लिए अच्छा होगा। तू ये बता कि देवराज कैसा है? कहीं वो लड़की अब भी तो तुम्हारे बीच नहीं आ रही? तुम सही समझ रही हो माँ। गीतांजलि अब देवराज की बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। वो मुझसे ज्यादा समय उसी के साथ रहता है। तुमने तो मुझसे वादा किया था माँ कि तुम उसे खत्म कर दोगी, फिर तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? तो चिंता मत कर वृंदा, गीतांजलि कभी तेरे और देवराज के बीच नहीं आ सकती। वो गीतांजलि की शादी देवराज से तो क्या, किसी से भी नहीं होने देगा। बस 1.5 साल की बात और है, फिर गीतांजलि के साथ भी वही होगा जो अब तक बाकी लड़कियों के साथ हुआ है। गीतांजलि की बलि देने के बाद उसका तंत्र पूरा हो जाएगा। माँ, क्या तुम उसी भूत की बात कर रही हो जो हर अमावस्या की रात एक लड़की की जान ले लेता है? वो कोई भूत नहीं है,
वो तो बस उस अघोरी की मदद से एक तंत्र क्रिया पूरी कर रहा है। फिर वो कौन है माँ? अभी मैं तुझे उसके बारे में नहीं बता सकती। तू बस इतना जान ले कि वो गीतांजलि की शादी किसी से होने नहीं देगा। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं वो सब नहीं जानती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस गीतांजलि को खत्म कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने मुझसे गीतांजलि की रक्षा करने को कहा है। जब तक उसकी बलि का समय नहीं आ जाता, मुझे गीतांजलि को हर खतरे से बचा कर रखना है। उस अघोरी के तंत्र के कारण मुझे उसकी बात माननी ही होगी। लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। रुद्र प्रताप और दुर्गावती भी देवराज की शादी तुझसे ही करना चाहते हैं। मैंने आज ही उन्हें बात करते हुए सुना है। तुम सच कह रही हो माँ? तुमने सच में उन्हें ऐसा कहते सुना? हाँ, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तू किसी बात की चिंता मत करना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इतना पढ़ने के बाद शिल्पा डायरी को बंद करके वापस अपने बैग में रख देती है। तो क्या उस साई ने ही मंदाकिनी को पिशाचनी बनाया था? लेकिन वो गीतांजलि की बलि क्यों देना चाहता था? और मंदाकिनी ने ऐसा क्यों कहा कि देवराज की बड़ी बहन संध्या के कारण रत्नागिरी में इतनी सारी मौतें हो रही हैं? अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके आगे मैं कल पढ़ूंगी। शिल्पा डायरी को अंदर रख देती है। अपने बेड पर लेटकर कमरे की लाइट्स ऑफ कर देती है। सुबह के 7 बज चुके थे। डीएसपी मौर्य हॉस्पिटल में अपने बेड पर सोया हुआ था। अचानक डीएसपी मौर्य के फोन का अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो फौरन उठकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर जाकर डीएसपी मौर्य देखता है कि कांस्टेबल अंकुल वहीं एक बेंच पर सोया हुआ था। अंकुल, अंकुल उठो। हाँ सर, सॉरी सर, मेरी नींद लग गई थी। इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है अंकुल। चलो चलकर डॉक्टर से संस्कार के बारे में पूछते हैं, फिर हम डिस्चार्ज लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यस सर। कांस्टेबल अंकुल उठकर खड़ा होता है और फिर वो दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए नीचे चले जाते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें डॉक्टर श्रीवास्तव वहीं हॉल में खड़ा दिखाई देता है। डीएसपी मौर्य अंकुल के साथ उसके पास जाता है। डॉक्टर, कल आप रूम नंबर 4 के जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, अब वो कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन कल जो हुआ वो मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा। कल हम उनके घाव पे स्टिचेस लगा ही रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखें खोली। आपके फ्रेंड अब कोमा से बाहर आ चुके हैं। डॉक्टर की बात सुनकर डीएसपी मौर्य और अंकुल का चेहरा हैरानी से भर जाता है। आप लोग मेरे पीछे आइए। कल रात हमने उस लड़के को रूम नंबर 4 से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है। हमने उसके घाव पर स्टिचेस लगा दिए हैं। वैसे तो अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 24 घंटों तक उसे आईसीयू में रखना होगा। अच्छा हुआ आपने सही टाइम पे उसे देख लिया। अगर थोड़ा और ब्लड लॉस होता तो उसे बचाना काफी मुश्किल था। बात करते हुए वो तीनों उस आईसीयू रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां संस्कार को रखा गया था। डॉक्टर, क्या हम अंदर जा सकते हैं? वैसे अभी एनेस्थीसिया का असर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उसे कुछ घंटों तक होश नहीं आएगा, लेकिन आप लोग उसे देख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अंदर किसी चीज को छूना मत। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। डीएसपी मौर्य उस रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर घुसता है। कांस्टेबल अंकुल भी उसके पीछे पीछे रूम के अंदर जाता है। वहां संस्कार अपने बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था।
सर, हॉस्पिटल के अंदर ऐसा इंसिडेंट होना बहुत बड़ी बात है, वो भी हमारे होते हुए। इस बात के फैलने से हमारी बहुत बदनामी होगी। कहीं कमिश्नर सर फिर से गुस्सा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अंकुल। बात तब फैलेगी जब हॉस्पिटल वाले कंप्लेंट फाइल करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। कल रात को डॉक्टर सिन्हा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हम कल के इंसिडेंट की रिपोर्ट ना बनाएं। इस बात के बाहर जाने से यहाँ की सिक्योरिटी पर सवाल उठेंगे और हॉस्पिटल की रेपुटेशन डाउन होगी, इसलिए उन्होंने ये बात यहीं दबाने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन सर, हम उस औरत को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हाँ अंकुल, हमें उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने संस्कार पर अटैक क्यों किया और उसने किसके कहने पर ये सब किया। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। डीएसपी मौर्य और अंकुल उस आईसीयू रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो डॉक्टर सिन्हा को हॉस्पिटल के एंट्रेंस से अंदर आते हुए देखते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। आपने कल रात कहा था कि मैं आज अपने घर जा सकता हूँ। हाँ, मैं भी आपके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता हूँ। बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। डॉक्टर सिन्हा रिसेप्शन के पास जाते हैं और वहां से अपने हाथ में एक पेपर लेकर आते हैं। ये लीजिए सर, अब आप जा सकते हैं। बस मेरी बात याद रखिएगा, ज्यादा स्ट्रेस आपके लिए ठीक नहीं है। और प्लीज कल की बात। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर। कल रात जो भी हुआ वो बात इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी। डीएसपी मौर्य डॉक्टर को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर अंकुल के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। चलो अंकुल, अब घर चलते हैं। मैं इस हॉस्पिटल की स्मेल से परेशान हो चुका हूँ। मेरे कारण तुम्हें भी बहुत परेशान होना पड़ा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात को तुम मेरे क्वार्टर में आना, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। दिव्या कमाल का खाना बनाती है। ठीक है सर। डीएसपी मौर्य और अंकुल पार्किंग तक जाते हैं और वहां रखी पुलिस जीप में बैठकर डीएसपी मौर्य के क्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। अंकुल, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, जरा अपना फोन दिखाना। देव को भी बता देता हूँ कि संस्कार अब खतरे से बाहर है। डीएसपी मौर्य अंकुल से उसका फोन लेता है और उसमें देव का नंबर डायल करने लगता है। देव अपने रूम में अकेला एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। शुभम और अक्षय से तो मैंने पूछ कर देख लिया, उन्हें उस डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। शिल्पा ने भी कल उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो भी डायरी के बारे में नहीं जानती। अगर यहाँ से निकलना है तो मुझे किसी भी तरह उस साये के पास्ट के बारे में पता लगाना होगा। देव फिर से खिड़की की तरफ देखते हुए उस साये के बारे में जानने का कोई तरीका सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। शुभम ने जिस अघोरी के बारे में बताया था वो जरूर मुझे उस डायरी के बारे में बता सकता है, लेकिन मुझे बहुत संभल कर जाना होगा। जब पिछली बार शुभम ने वहां जाने की कोशिश की थी तब वो मरते मरते बचा था। उसके पास जाने से पहले मुझे पूरी प्लानिंग करनी होगी। देव ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो देव, मैं जेपी मौर्य बोल रहा हूँ। हाँ सर। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने बताया कि अब संस्कार खतरे से बाहर है। हालांकि अभी वो बेहोश है, लेकिन उसे कुछ घंटों में होश आ जाएगा। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या आप अभी हॉस्पिटल में हैं? नहीं, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तुम्हें भी अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कांस्टेबल को संस्कार के रूम के बाहर लगा दिया है। जैसे ही उसे होश आएगा वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बात इतनी नहीं है देव, मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है। डॉक्टर ने बताया कि जब वो संस्कार को ऑपरेट कर रहे थे तब उसने अपनी आंखें खोल ली थी। क्या इसका मतलब संस्कार कोमा से बाहर आ चुका है? हाँ, वो कोमा से तो बाहर आ चुका है, लेकिन उसे पूरी तरह नॉर्मल होने में काफी टाइम लगेगा। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यस सर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक संस्कार ही है जो हमें गुरुजी की डेथ के बारे में बता सकता है। जैसे ही उसे होश आएगा मैं उससे उस रात की सारी बात पूछ लूंगा, लेकिन अभी मुझे किसी भी तरह उस अघोरी की गुफा का पता लगाना है। दुर्गावती की डायरी के बाद वही है जो मुझे सब जानने में मदद कर सकता है।
लेकिन वो डायरी आखिर गई तो गई कहाँ? शिल्पा अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके हाथ में दुर्गावती की डायरी थी। अभी ब्रेकफास्ट में काफी टाइम बचा है, तब तक मैं इसे और पढ़ लेती हूँ। मुझे इस डायरी को जल्दी पूरा करना होगा। ज्यादा टाइम तक इसे अपने पास रखना सेफ नहीं है। अगर देव ने इसे मेरे पास देख लिया तो मुझसे उसका भरोसा उठ जाएगा। शिल्पा उस डायरी को खोलती है और उसे वहां से पढ़ना शुरू करती है जहां उसने कल रात छोड़ा था। जैसे ही मंदाकिनी उस आईने से गायब होती है, वृंदा फिर से कमरे का दरवाजा खोलकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। वृंदा बैठी ही थी कि तभी उसे दुर्गावती के आने की आवाज सुनाई देती है। रानी दुर्गावती कमरे के अंदर आती हैं और वृंदा के पास आकर बैठ जाती है। बेटी, तू कब से पढ़ाई कर रही है? खाना बस बनने ही वाला है। तू जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनवाया है। महारानी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बता क्या बात है? और तू मुझसे इतना घबराती क्यों है? मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ। तू मुझसे जो चाहे पूछ सकती है। पहले आप वादा करो, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। मैंने कहा ना, तुझे मुझसे जो भी पूछना है तू पूछ सकती है। मैं कभी तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। क्या देवराज की कोई बड़ी बहन थी जिनका नाम संध्या था? वृंदा का ये सवाल सुनकर रानी दुर्गावती हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वृंदा के इस सवाल का क्या जवाब दे। बेटा, तुझे संध्या के बारे में किसने बताया? कल जब मैं खेलने गई थी तब मैंने कुछ गांव वालों से ये बात सुनी। क्या ये सच है? हाँ वृंदा, ये सच है। हमारी एक बड़ी बेटी थी संध्या। वो देवराज से 8 साल बड़ी थी। वो भी बिल्कुल तेरी ही तरह थी, सुंदर, शांत और समझदार। उनके बारे में और कुछ बताइए ना। वो कैसी थी, क्या करती थी, और अब वो कहाँ है? क्या वो भी शादी के बाद दूसरे राज्य चली गई हैं? वृंदा के सवालों का जवाब देना दुर्गावती के लिए काफी मुश्किल था। दुर्गावती के मन में संध्या की जितनी मीठी और प्यारी यादें थीं, उतनी ही कड़वी और भयानक यादें भी थीं। दुर्गावती बिना कुछ कहे किसी सोच में पड़ जाती है। वो अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि उसे फिर से वृंदा की आवाज सुनाई देती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों हो गई? आपने अभी मुझसे कहा है आप मेरे सवाल का जवाब देंगी। मैं तेरे ही सवाल का जवाब सोच रही हूँ वृंदा। जो सवाल तूने मुझसे पूछा है वो कोई आसान सवाल नहीं है। अगर मैं तुझे संध्या के बारे में बताना शुरू करूँ तो ये पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। आप बताना शुरू तो करिए, मैं पूरी रात आपकी बात सुन सकती हूँ। संध्या हम सबकी आंखों का तारा थी। वो जितनी शरारती थी उतनी ही समझदार भी थी। अगर किसी को परेशानी में देखती तो फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती। राजा रुद्र प्रताप में उसकी जान बसती थी। एक बार वो कुछ कह देते फिर उनकी बात पूरी करने के लिए वो खाना पीना भी छोड़ देती थी। संध्या तेरी माँ की भी चहेती थी। मंदाकिनी उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखती थी। संध्या जिस भी चीज की जिद करती मंदाकिनी उसकी हर जिद पूरी करती थी। मैं हमेशा मंदाकिनी को कहा करती कि उसी ने संध्या को सिर पर चढ़ा रखा है। जब तू काफी छोटी थी तब वो तेरे साथ खेलने तेरे घर जाती थी और कई बार तुझे यहाँ भी ले आती थी। हाँ, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। एक दीदी रोज हमारे घर आती थी। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी
और कभी कभी मेरे बाल भी बनाती थी। तूने बिल्कुल सही कहा। संध्या को तेरे बाल संवारना बहुत अच्छा लगता था। देवराज के आने के बाद मैं उसी का ख्याल रखने में व्यस्त रहती थी, इसलिए संध्या अक्सर देवराज से नाराज रहती थी। वो गुस्से में देवराज को ये कहकर चिढ़ाती थी कि उसे देवराज जैसा भाई नहीं, वृंदा जैसी एक छोटी बहन चाहिए थी। अब संध्या दीदी कहाँ है? क्या उनकी शादी हो गई है? नहीं बेटा, उसकी शादी नहीं हुई। हमारी एक गलती की वजह से संध्या हमसे बहुत दूर चली गई। वो 17 साल की थी जब वो हमें छोड़कर गई। आज भी आंखें बंद करने पर मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। वो बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, वो लंबे लंबे बाल और उसकी माथे की वो छोटी सी बिंदी। मैंने उसकी एक तस्वीर संभाल कर रखी है। जब भी उसकी याद आती है तो उस तस्वीर से ही बातें कर लेती हूँ। किसी दिन तुझे वो तस्वीर दिखाऊंगी, फिर तुझे समझ आएगा मैं उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। लेकिन जब आप सब उन्हें इतना प्यार करते थे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आप सबको छोड़कर चली गई और कभी लौटकर भी नहीं आई? वृंदा का ये सवाल सुनकर रानी दुर्गावती की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दुर्गावती वृंदा से कुछ कह पाती इससे पहले ही कोई उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर महल की एक नौकरानी खड़ी थी। महारानी, खाना तैयार है। महाराज और राजकुमार खाने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ, हम लोग अभी आते हैं। चल वृंदा, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। तेरे बाकी सवालों का जवाब मैं तुझे किसी और दिन दूंगी। दुर्गावती और वृंदा उस कमरे से निकलकर बाहर जाती हैं। राजा रुद्र प्रताप और देवराज पहले से ही वहां बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। आओ वृंदा, देव कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बैठो, हम लोग खाना शुरू करते हैं। आज दुर्गा ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। राजा रुद्र प्रताप की बात सुनकर वृंदा और दुर्गावती भी वहां पर बैठ जाती हैं। दुर्गा बता रही थी कि तुम आजकल पढ़ाई में काफी समय दे रही हो। देवा को भी अपने साथ पढ़ाया करो। क्यों देवा, तुमने आखिरी बार किताब कब खोली थी? बाबा, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं है। मेरी रुचि तो खेलने में है। देवा, अब तुम 15 साल के हो गए हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे ऊपर एक पूरे तालुके की जिम्मेदारी थी। बहुत जल्दी तुम्हें भी राजकाज सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें राजशास्त्र और धर्मशास्त्र की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे पूरा विश्वास है देवा जरूर एक अच्छा राजा बनेगा। अब बाकी बातें बाद में। खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लो, उसके बाद। शिल्पा डायरी पढ़ ही रही थी कि तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अचानक किसी के आ जाने से शिल्पा बुरी तरह घबरा जाती है। वो दुर्गावती की डायरी को अपने ब्लैंकेट के नीचे रखती है और उठकर कमरे का दरवाजा खोलती है। शिल्पा, तुम अब तक यहीं बैठी हुई हो? हम सब कब से नीचे हॉल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो कल मैंने तुम्हें एक नॉवल के बारे में बताया था ना, मैं उसे ही पढ़ रही थी। तो क्या तुमने उसे पूरा पढ़ लिया? नहीं, बस लास्ट के कुछ पेजेस बचे हैं। मुझे भी तो दिखाओ, ऐसी कौन सी नॉवेल है जो तुम सुबह सुबह उठकर उसे पढ़ रही हो? नहीं शुभम, अभी मैं उसे नहीं दिखा सकती। एक बार मैं उसे पूरा कर लूं, फिर तुम उसे मुझसे ले लेना। मैं उसे मांग नहीं रहा, मुझे बस उस नॉवल को देखना है। इतना कहकर अक्षय शिल्पा के रूम के अंदर घुस जाता है और उसके बेड पर बैठ जाता है। अक्षय का हाथ उस ब्लैंकेट से थोड़ी ही दूर था और डायरी का एक हिस्सा ब्लैंकेट से बाहर निकला हुआ था। अक्षय, मैंने कहा ना, मैं अभी तुम्हें उसे नहीं दिखा सकती। थोड़ी देर में वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम देख लेना। शिल्पा बोल ही रही थी कि अचानक अक्षय की नजर ब्लैंकेट के नीचे रखी उस डायरी पर पड़ जाती है और वो उसे बाहर निकाल लेता है। क्या यही वो नॉवेल है? काफी पुरानी लग रही है, लेकिन तुमने इसे छुपाकर क्यों रखा है? शिल्पा फौरन अक्षय के पास जाती है और एक झटके से वो डायरी उससे ले लेती है। अक्षय प्लीज मेरी बात मानो, अभी मैं तुम्हें इसे नहीं दिखा सकती। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो तुम... अक्षय अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले शुभम वहाँ आ जाता है। अक्षय, हमने तुझे शिल्पा को बुलाने के लिए भेजा था और तू खुद यहाँ रुक गया।
सब लोग कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो भी बात है बाद में करना। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मौका पाकर शिल्पा उस डायरी को अपनी अलमारी के ऊपर रख देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। हाँ चलो चलते हैं, मुझे भी काफी भूख लगी है। अक्षय तुम शाम को मुझसे वो नॉवल ले लेना। शिल्पा अपना रूम बाहर से लॉक कर देती है और फिर वो तीनों नीचे हॉल में चले जाते हैं। उधर डीएसपी मौर्य की कार उसके क्वार्टर के सामने आकर रुकती है और वो दोनों कार से बाहर उतरते हैं। सर आप अंदर चलिए, मैं अब निकलता हूँ। पहले अंदर तो चलो, कुछ नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना। नहीं सर, सुबह से माँ का 2 बार फोन आ चुका है, मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, रात को याद से आ जाना, और एक काम करना, काकी को भी डिनर के लिए अपने साथ ले आना। ठीक है सर, मैं रात को आता हूँ। अंकुल वापस जीप में बैठता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। डीएसपी मौर्य क्वार्टर के मेन गेट से अंदर जाता है और घर का दरवाजा नॉक करता है। कुछ ही देर में दिव्या घर का दरवाजा खोलती है। डीएसपी मौर्य को सामने देखकर उसका चेहरा खुशी से भर जाता है और वो डीएसपी मौर्य को जोर से अपने गले से लगा लेती है। वो दोनों ऐसे ही खड़े थे कि प्राची अंदर से भागते हुए दरवाजे के पास आ जाती है। पापा मुझे भी हगी चाहिए। प्राची की बात सुनकर दिव्या हंसते हुए डीएसपी मौर्य को छोड़ देती है और डीएसपी मौर्य प्राची को अपनी गोद में उठा लेता है। अच्छा हुआ पापा आप आ गए, आज मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आई लव यू पापा। आई लव यू द मोस्ट बेटा, पापा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। चलो जय, अब अंदर चलते हैं। डीएसपी मौर्य प्राची को अपनी गोद में उठाए हुए घर के अंदर जाता है और दिव्या भी दरवाजा बंद करके उसके पीछे पीछे आती है। पापा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और आपको अपनी नई फ्रेंड से भी मिलाना है। क्या? ये नई फ्रेंड कौन है? मैंने यहाँ एक नई फ्रेंड बनाई है, वो बहुत अच्छी है, उसका नाम काव्या है। प्राची की बात डीएसपी मौर्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो बस सवालिया नजरों से प्राची को देखे जा रहा था। ये सब तुम क्या बोल रही हो प्राची? आखिर ये काव्या है कौन और तुम उससे कहाँ मिली? पापा काव्या दीदी पिछले 2 दिनों से हमारे घर आ रही हैं। वो मेरे साथ खेलती हैं और मेरे लिए मेरा फेवरेट चॉकलेट मिल्क भी बनाती हैं। डीएसपी मौर्य और प्राची बात कर ही रहे थे कि दिव्या किचन से पानी लेकर रूम के अंदर आती है। ये लो जय, पानी पी लो। ब्रेकफास्ट रेडी होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्राची ये किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही है? क्या तुम किसी काव्या को जानती हो? प्राची कह रही है कि वो हमारे घर भी आती है। जय तुम भी ना, तुम्हें तो पता ही है प्राची को जो भी दिखता है ये उसी से फ्रेंडशिप कर लेती है। काव्या एक मेड है, पिछले 3 दिनों से हमारे घर में काम करने आ रही है। मैंने अंकुल से किसी मेड के बारे में पता करने को कहा था, उसी ने काव्या को यहाँ आने के लिए कहा। वो थोड़ी देर में आती ही होगी। लेकिन दिव्या तुमने मेड क्यों बुलाई? मुझे किसी मेड की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो, घर का सारा काम मैं अकेले करूं? ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? तुम घर का काम क्यों करोगी? मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं बाहर ही खाना खाता हूँ। तो तुम अपना काम तो कर लोगे, लेकिन घर के बाकी कामों का क्या? मैं और प्राची तो रोज रोज बाहर नहीं खा सकते ना। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही दिव्या। आखिर तुम और प्राची इन सब के बीच कहाँ से आ गए? जय, प्राची और मैं अब यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। नहीं दिव्या, तुम दोनों यहाँ नहीं रुक सकते। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब तुम्हें प्राची को लेकर वापस मुंबई लौट जाना चाहिए। क्यों? आखिर इस जगह में क्या खराबी है? मुझे तो ये जगह काफी खूबसूरत लगी। न पोल्यूशन, न कोई भीड़ भाड़, और न ही मुंबई जैसा शोर शराबा। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई और आई एम श्योर प्राची को भी यहाँ रुकने में काफी मजा आएगा।
वैसे भी जब से तुम मुंबई से यहाँ आए हो, प्राची रोज तुम्हारे पास आने की जिद करती थी। लेकिन प्राची के स्कूल का क्या? मैं नहीं चाहता कि इन सब के कारण प्राची की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना होता है। जय, परसों से प्राची की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, और मैं 1 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लूंगी। नहीं दिव्या, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अब और यहाँ रुको। मैं तुम दोनों की टिकट्स बुक कर रहा हूँ। तुम कल ही यहाँ से वापस मुंबई चले जाना। डीएसपी मौर्य का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर दिव्या काफी दुखी हो जाती है और बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे झुका लेती है। दिव्या को ऐसे उदास देखकर डीएसपी मौर्य को भी बुरा लगने लगता है। वो अपना हाथ दिव्या के कंधे पर रखता है और उसे प्यार से समझाने लगता है। देखो दिव्या, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम और प्राची मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन ये जगह वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खासकर प्राची के। डीएसपी मौर्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कोई उनके घर की डोरबेल बजाता है। डीएसपी मौर्य उठकर उस कमरे से बाहर जाता है और घर का दरवाजा खोलता है। नमस्ते साहिब, मैं काव्य हूँ। दिव्या मैडम ने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है। डीएसपी मौर्य के सामने काव्या खड़ी थी। ये वही लड़की थी जो कुछ दिनों पहले पैलेस में सविता की जगह काम करने आई थी। उसने वही काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अब भी उसके माथे पर वैसी ही काली बिंदी थी। अच्छा, तो तुम काव्या हो। अंदर आओ, दिव्या अंदर ही है। काव्या घर के अंदर आती है और सीधे दिव्या के पास चली जाती है। डीएसपी मौर्य बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। शिल्पा नाश्ता करके वापस अपने कमरे में आती है और कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर बैठ जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर शुभम सही टाइम पे नहीं आता तो अक्षय डायरी खोलकर देख लेता और उसे पता चल जाता कि दुर्गावती की डायरी मेरे ही पास है। लेकिन कहीं उसे मुझ पर शक ना हो गया हो। जब अक्षय को डायरी मिली तो मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे अब और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इस डायरी के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। शिल्पा अलमारी के ऊपर से वो डायरी निकालती है और उसे आगे पढ़ने लगती है। रानी दुर्गावती और राजा रुद्र प्रताप खाने के बाद रात को अपने कमरे में बैठे हुए थे। रानी दुर्गावती चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। क्या हुआ दुर्गा? मैं काफी समय से देख रहा हूं तुम कब से अपने ख्यालों में खोई हुई हो। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जब मैं वृंदा को बुलाने उसके कमरे में गई थी तो उसने मुझसे संध्या के बारे में पूछ लिया। तब से मन में बस संध्या की ही बातें चल रही हैं। आपको संध्या का आखिरी जन्मदिन याद है? वो उस दिन कितनी खुश थी। आखिरी ही नहीं, मुझे संध्या का हर जन्मदिन याद है। मैं उसके हर जन्मदिन पर उसे एक नया तोहफा देता था। मुझे अच्छी तरह याद है, अपने 16वें जन्मदिन पर भी वो अपने तोहफे के बारे में जानने के लिए कितनी उतावली थी। संध्या के बारे में बात करते करते रानी दुर्गावती और रुद्र प्रताप सिंह संध्या के आखिरी जन्मदिन को याद करने लगते हैं। माँ बताओ ना, इस बार बाबा हमारे लिए क्या तोहफा लाए हैं? तुम्हें तो जरूर उसके बारे में पता होगा। तू किस बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता। जाके अपने बाबा से ही पूछ ले। वैसे भी तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकती रहती है, ये तुम्हें ही पता होगा। ठीक है, मत बताओ। मैं जा रही हूँ मंदाकिनी मौसी से पूछने। मुझे पता है वो मुझे मना नहीं करेंगी। संध्या वहां से भागते हुए मंदाकिनी के पास जाती है। मंदाकिनी महल की रसोई में शाम की दावत के लिए खाना तैयार करवा रही थी। वृंदा को वहां आते हुए देखकर मंदाकिनी का चेहरा खुशी से भर जाता है। अरे वाह संध्या, आज तो तू बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। कितने बरस की हो गई आज? 16। अब तो तू जवान हो गई है। जल्दी से कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर तेरी शादी करवानी पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें मुझे यहाँ से दूर भेजने की क्या जल्दी है? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। तुझे तो पता है मौसी तुझे कितना प्यार करती है। अब बातों से ही पेट भरोगी या कुछ खाने को भी दोगी? मेरा तो भूख से दम निकला जा रहा है।
तुझे बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। एक बार भगवान को भोग लग जाए फिर तुझे जो भी खाना हो निकाल लेना। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये तो बता सकती हो कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या तोहफा मंगाया है? नहीं, तुझे इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसी, तुम तो ऐसा मत करो। मैं अभी माँ को कहकर आई हूँ कि मंदाकिनी मौसी मुझे जरूर बता देंगी। मैं बता देती, लेकिन तेरे बाबा ने हमें तुझे बताने से मना किया है। और भला कोई महाराज का आदेश कैसे तोड़ सकता है? थोड़ी देर में तेरे बाबा राजसभा से वापस आ जाएंगे, फिर तू उन्हीं से पूछ लेना। ठीक है, माँ को बता देना मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। कम से कम वो तो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। संध्या वहाँ से निकलकर महल से बाहर जाने लगती है। लेकिन तू जल्दी वापस आ जाना, अगर देर हुई तो दुर्गा फिर से गुस्सा करेगी। ये सब याद करते हुए राजा रुद्र प्रताप और दुर्गावती की आंखें नम हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। किसे पता था संध्या अपने अगले जन्मदिन तक हमारे साथ नहीं रहेगी। अगर मुझे पता होता कि वो अपनी जान ले लेगी तो मैं कभी इतना कठोर कदम नहीं उठाता।